हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री की 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, उसी क्रम में ये 9वां वीडियो है। 8 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सीपीओ तथा सभी प्रकार के रेलवे के एग्ज़ाम तथा सभी स्टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ये 9वां वीडियो है जिसमें गुप्त वंश से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। इनका शासनकाल 240 से 280 ईसा पूर्व रहा, 280 ईस्वी रहा था। 240 से 280 ईस्वी ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इनका शासन 319 से 335 तक रहा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, गुप्त किसके संबंध थे? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी कुषाणों के, ऑप्शन सी सातवाहनों के, ऑप्शन डी शकों के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के संबंध थे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के तीसरे शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश के प्रथम शासक थे श्रीगुप्त, दूसरे थे घटोत्कच, तीसरे थे चंद्रगुप्त प्रथम। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, गुप्त काल के दौरान वो कौन सा व्यक्ति महान खगोल शास्त्री तथा एक गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। गुप्त काल के दौरान एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कमेंट में कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समुद्रगुप्त को उनकी विजय के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त को। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। इन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। इनका कार्यकाल, स्कंदगुप्त का कार्यकाल 454 ईसा पूर्व से 467 ईसा पूर्व, 454 ईस्वी से 467 ईस्वी रहा था। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के पहले की जो घटनाएं घटी हुई उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईस्वी कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद से। तो आइए देखते हैं 60वां प्रश्न, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी भूमि और राजस्व और भूमि कर, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश में कला और स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। गुप्त काल को भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्षवर्धन या हर्ष। इसका आइए सही देखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे, इनका कार्यकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक था। तो आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, फाहियान किसके शासन काल
कल हो गया है यहाँ पे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका कार्यकाल 380 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। आप कार्यकाल भी याद रखिए क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो इसका आई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी अमरावती। तो आइए देखते हैं 11वें प्रश्न का सही आंसर होगा बोधगया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए शकों पर को का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि मानी जाती थी प्राचीन इतिहास में। प्राचीन इतिहास में कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, बी करसापण, सी निष्क, डी काकिनी। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिनार। सोने की मुद्रा को दिनार, जबकि चांदी के मुद्रा को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था। चांदी के मुद्रा को रूपक कहा जाता था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का 8वां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा। तो आइए इसका सही आंसर होगा उपज का 8वां भाग। गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का 8वां भाग थी। यानी आप 8 भाग उपज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 8 केजी अनाज उपज करते हैं तो आपको 1 केजी राजा को देना होता था। तो इस तरह से 14वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस राज शासक के दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जुड़े थे। इनके दरबार में महान कवि कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी करसापण, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पर्ण। तो मैंने इसका उत्तर पहले ही बताया था, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा रूपक। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, जबकि सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता था। पर्ण ये मौर्य काल की मुद्रा थी। गुप्त वंश की अवधि ने कब शासन किया? ए 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 524 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन डी 300 से 500 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 319 ईस्वी से 500 ईस्वी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने 240 में ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने 319 से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने 319 से लेकर 335 तक शासन किया था। और उसके बाद से जो भी गुप्त शासक आए उन्होंने आगे शासन को कंटिन्यू किया। वहीं से वास्तविक शासन की शुरुआत हुई थी। तो गुप्त वंश की अवधि 319 से 500 ईस्वी माना जाता है। वैसे गुप्त वंश की शुरुआत 240 में श्रीगुप्त ने की थी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। अधिकतर ऑप्शन में 319 ही मिलता है, तो यही सही होगा। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। गुप्त कालीन पुस्तक नवनीतकम के का संबंध है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, बी चिकित्सा से, बी गणित से, सी चिकित्सा से, डी धातु विज्ञान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा से। गुप्त काल में जो पुस्तक लिखी गई थी नवनीतकम पुस्तक, इसका संबंध चिकित्सा से है। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी पुरुगुप्त, सी घटोत्कच, डी रामगुप्त। तो इसका सही आंसर रामगुप्त होगा, ऑप्शन डी। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक रामगुप्त थे।
जबकि घटोत्कच श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी थे। आइए देखते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न। अंतिम गुप्त शासक कौन था? ए विष्णुगुप्त, बी कुमारगुप्त द्वितीय, सी बुद्धगुप्त, डी नरसिंहगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। जो अंतिम शासक थे इनका शासनकाल 540 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा था। तो आइए हमें गुप्त वंश के सभी शासकों का एक बार नाम बता देता हूँ। पहले थे श्रीगुप्त जिन्होंने 240 से 280 तक शासन किया था। उसके बाद थे घटोत्कच 280 से 319 तक शासन किया था। उसके बाद थे चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने 319 ईस्वी से लेकर चंद्रगुप्त प्रथम 335 ईस्वी तक शासन किया था। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समुद्रगुप्त थे जिन्होंने 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया था। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने 380 से 415 तक शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने 415 से 454 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद थे स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे स्कंदगुप्त, गुप्त वंश के 7वें शासक जिन्होंने 454 से 467 तक शासन किया था। इन्होंने हूणों के आक्रमण को रोका था। गुप्त वंश के 8वें राजा थे पुरुगुप्त जिन्होंने 467 से 478 तक शासन किया था। पुरुगुप्त जिन्होंने 467 से 478 तक शासन किया था। उसके बाद थे कुमारगुप्त द्वितीय जिन्होंने 473 से 476 तक शासन किया था। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय के बाद थे बुद्धगुप्त जिन्होंने 476 से 495 तक शासन किया था। उसके बाद थे नरसिंहगुप्त जिनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय थे और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त जिन्होंने 540 से 550 तक शासन किया था। तो इस तरह से मैंने गुप्त वंश के सभी 13 राजाओं के नाम बता दिए हैं। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।